पर ये रील वाली लड़कियां हैं, आप सुने। उतरना है उन्हें आंखों में कहीं गहरी झील में, वो नजर आती हैं एक कमरे के मकान में, उससे ज्यादा रील में। निवाला है ये जमाने के लिए, लोग घर बुलाते हैं खाने पे खाने के लिए। एक लाइन सुनिए, मोहब्बत हमारी कैसी थी, मोहब्बत हमारी कैसी थी, बिहारी के लिए यूपीएससी थी। नहीं, रो तो बहुत लड़कियां रही थी, पर कैप्चर वो हो पाई जो सुंदर दिख रही थी। लड़की हर सुंदर होती है, बिल्कुल ठीक है। लड़कियां दो ही तरह की होती हैं, एक अच्छी और एक बहुत अच्छी। भाभी जी नोट करें। कोई क्या कविता पढ़ पाएगा आप? मतलब ऐसे चबी लड़कियां, फैशन में दबी लड़कियां, क्यूट होती हैं चबी लड़कियां। जहां पे कोई नहीं लिखेगा मैं उस पे लिखूंगा, मैं बता रहा हूं। हम लपेट लेते हैं फेम की चादर, हम ओढ़ लेते हैं स्टारडम की छतरी, हम पहन लेते हैं चश्मा चकाचौंध का। लोग देते हैं हमें इज्जत, जितनी देनी है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा। और हम बेशरम बन के मान लेते हैं खुदा अपने आप को। हम मान लेते हैं कि हम हैं राजा और रानी, बाकी सब काम करते हैं राजा रानी के लिए। इसकी राइटिंग की शुरुआत तभी हुई थी जब दूसरी वाली के लिए अवार्ड मिला। शिल्पा जी पे बहुत सारी शायरियां सुनानी होती थी ना, तो उस दौरान मैं लिखता भी था, तो उसमें जो अच्छी बन जाती थी वो कटवा देते थे कि अरे यार ये तो बढ़िया है, ये थोड़ी सुनाओगे। ये होता है ना कि टीवी है, एवरेज कुछ काम करो, औसत कुछ काम करो, ये तो बहुत भारी चीज है, ऐसा बिल्कुल है। वो हैं जिनको गांव के नाम पे गुड़गांव और गोरेगांव पता है, बिल्कुल वो बताते हैं एसी में बैठ के कि गाइस व्हाट आई एम सेइंग कि कैसा होना चाहिए। पीपल का पेड़ हरा रखें पीला रखें, ये मैंने ये सुना हुआ है इसलिए बोल रहा हूं, इसमें कोई जोक नहीं डाला है। जहां समझदारी हो वहां नादानी नहीं होती, जिसमें सब अच्छा अच्छा हो सच्ची वो कहानी नहीं होती। नादानियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नादानियां बहुत खराब। मैं नादानियां में कोई कास्ट भी नहीं करता। और हम इस बात का बुरा भी नहीं मानते। फिर हम बुरा मानते। एक दूसरे से भाग रहे थे, रात करवट लेती रही, दोनों जाग रहे थे। बरसात मौसम का था, बारिश सिर्फ तकिए तक हुई। कितना बुरा होता है सिसकियों का ना सुनना, और कितना बुरा होता है ना सुनना। ना सुनने की ये पहली रात थी। बिटिया हमारी हुई, वो रात भर जाग रही थी, तो उसकी माता जी भी जाग रही थी। उन दोनों के जागने में मेरा कोई रोल नहीं है, पर अगर बच्चा रो रहा है और माँ जगी है तो बाप जगा हुआ कोने में दिखना चाहिए। क्या बात। वो कुछ करे ना करे, बस वो दिखना चाहिए। कितनी रियायत दूं इश्क में, तू ताउम्र मुझ पे हक जता सके, मेरे सिवा कोई पसंद आए तो मुझे बता सके, इतनी रियायत दूं इश्क में। मुझे ऐसा लगा कि इस बार आपने जो अपनी तीसरी किताब लिखी उसके टाइटल पे आपने बहुत मेहनत नहीं की। क्यों? क्यों? क्योंकि जो लोग आपसे करते हैं आपने वही टाइटल लिख दिया, अये। घनघोर इश्क। इतने बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं इतने बड़े चैनल पे, तो बात सही होगी। पर मैं बताऊं आपको, मैं बीच में डाल रहा था कि गेस करो तीसरी किताब का क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, बुक का टाइटल क्या होगा। उससे बहुत पहले मेरा हैशटैग घनघोर इश्क है। क्या बात। कि हैशटैग परितोष की पोएट्री, हैशटैग मामा जी, हैशटैग घनघोर इश्क। मतलब ये पहले से मामला जो है हाँ जमा हुआ था। एक किताब के लिए अवार्ड मिला, दूसरी लिख डाली। अब ये अगर ठीक नहीं निकली तो लोग अवार्ड वापस ना मांग लें। मुझे लगा कि यार अभी मैंने थोड़े दिन पहले जो है मैंने पोस्ट किया था, हाँ कि बधाई हो, तो मुझे लगा वही सेम किताब की पब्लिसिटी करने पहुंच गए आप कहीं पे। पता चला है तो दूसरी वाली आ गई। हाँ। तो दूसरी नहीं तीसरी, ये देखिए मतलब उतने दिन में दूसरी। पहली थी मन पतंग दिल डोर। वाह क्या बात है। चाय सी मोहब्बत। चाय से तो हमको भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल मोहब्बत है। एक चाय से भी है, आपसे भी है। अरे घनघोर इश्क। क्या बात है। तो घनघोर इश्क में है क्या कुछ? घनघोर इश्क, हाँ, सिर्फ एक्टर नहीं है जी, आप लिखते बहुत शानदार है। थैंक यू भाई। आदमी बहुत शानदार है, थैंक यू भाई। बोलते बहुत शानदार है, जहाँ चले जाते हैं एकदम रंग जमा देते हैं। अभी देखा बहुत सारी लड़कियां रो रही थी आपको सुन के, कुछ ही को आप कैमरे में कैप्चर कर पाए। नहीं, रो तो बहुत लड़कियां रही थी, पर कैप्चर वो हो पाई जो सुंदर दिख रही थी। लड़की हर सुंदर होती है, बिल्कुल ठीक है, वो कैमरे को वो सुंदर दिख रही है। लड़की रोती हुई भी सुंदर लगती है, और लड़के कुछ हंसते हुए भी खराब दिखते हैं। बिल्कुल। लड़की हमेशा सही होती है, बिल्कुल, लड़के हमेशा गलत। लड़कियां दो ही तरह की होती हैं, एक अच्छी और एक बहुत अच्छी। बस 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 चलिए ये वायरल अब सारी लड़कियां शेयर करेंगे। तो घनघोर इश्क में अमित भाई आपने पूछा इसमें क्या है, तो इसमें जो भी है घनघोर है। कि अगर जैसे क्या है कि इससे पहले मन पतंग दिलडोर है या चाय सी मोहब्बत है, उसमें प्रेम की कविताएं खूब सारी हैं, पर उसमें बिछड़ने की कविताएं नहीं है।
तो मैंने एक तरफा ही लिखा, सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं हो सकता ना। जैसे एक लाइन लिखी थी कि जहां समझदारी हो वहां नादानी नहीं होती, जहां समझदारी हो वहां नादानी नहीं होती, जिसमें सब अच्छा अच्छा हो सच्ची वो कहानी नहीं होती। क्या बात है। सब कुछ सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है, हैप्पी एंडिंग चल रही है जिंदगी में, पर वो झूठ है, वो काल्पनिक है। तो घनघोर इश्क में दर्द भी है, विरह भी है, टूटना भी है, ब्रेकअप्स भी हैं, और वो भी घनघोर है। बस नादानियां नहीं है ना, नादानियां अब नहीं हो सकती, नादानियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नादानियां बहुत खराब थी। अब नादानियां नहीं हो रही हैं। नादानी ठीक है, हाँ, मैं नादानियां में कोई कास्ट भी नहीं करता और हम इस बात का बुरा भी नहीं मानते। नहीं, फिर हम बुरा मान जाएंगे कि तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। और बताइए कुछ इसमें, मतलब कुछ पढ़ के सुनाइए। सुना दूं मैं? क्योंकि वैसे तो आपके किरदारों पर, आपकी फिल्मों पर हम बहुत सी बातें करते हैं, ठीक है, राउंड टेबल, स्क्वायर टेबल, हमने हर तरह की टेबल पर बैठ के बात की है, चाय का टेबल, डोसे का टेबल। हम लोगों ने तो फोन और मैसेज में ऐसी बातें की हैं जो अगर आ जाए मीडिया में तो वो भी इंटरव्यू ही होगा, क्योंकि लेकिन वो नहीं आनी चाहिए। हाँ, पर हम लोग सिनेमा में बात अनफिल्टर्ड होती हैं। हाँ। ये देखिए सर, तो एबीपी पे ये जो है, इस पोएट्री का नाम है पहली रात। पहली रात। अब मैं बता रहा हूँ, नेशनल चैनल पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे अंकल लगेंगे, वो बोलते हैं कि यार चाय सी मोहब्बत, घनघोर इश्क, ये सतही नाम है। मैंने कहा आपको याद हो गया? मेरे जो रीडर्स हैं वो 18 से 30 साल तक के लड़के लड़कियां हैं, जिसमें लड़कियां ज्यादा हैं। तो भाभी जी नोट करें, कोई क्या कविता पढ़ पाएगा ऐसे किसी को? दिल्ली की प्रेशर में डाल दिया। दिल्ली की हवा ऐसे ही ऐसी चल रही है। आपको पता है ज्वालामुखी फूटने वाली न्यूज? हाँ, मेरे घर में भी है, अभी फूटी नहीं है। कल जाएंगे ना, तो बता दीजिएगा पहुंचने के 2-3 घंटे बाद कि कैसा रहा। हाँ। तो मैं टाइटल लिखता हूं, चाय सी मोहब्बत, मन पतंग, घनघोर इश्क। अंदर आप जाएंगे तो कविताएं मैं कोशिश करता हूं कि आपने देख लिया ना, अब आप ये चमक देख के अंदर आ गए, अब आप अंदर आ गए, अब मैं आपको वो पढ़वाऊंगा जो मेरा मन है। तो पहली रात टाइटल से लगता है कि ओ कुछ ऐसा ना हो, तो ये मैं पढ़ता हूं। मुझे लगता है कि रिश्तों पे और रिश्तों की जितनी समझ मुझे आई है, प्रेम से, प्रेम टूटने से लेके मैरिड होने से लेके एक बच्चे के पिता तक, तो ये सुनिए पहली रात। मैंने बोला ठीक है, उसने सुना ठीक है। मैंने बोला ठीक है, उसने सुना ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं था उस रात हम दोनों के बीच। इस तरह की ये पहली रात थी। सहमा था कुछ, थमा था कुछ, हुआ था कुछ, सहा था कुछ, कहा था कुछ, अना थी कुछ, सदा थी कुछ। इस तरह की ये पहली रात थी। एक दूसरे से भाग रहे थे, रात करवट लेती रही, दोनों जाग रहे थे। बरसात मौसम का था, बारिश सिर्फ तकिए तक हुई। कितना बुरा होता है सिसकियों का ना सुनना, और कितना बुरा होता है ना सुनना। ना सुनने की ये पहली रात थी। बंद दोनों की बात रही, पहली बार लंबी रात रही। गलती मेरी है ना, गलती मेरी है, माफी ना मांगने की, माफ ना करने की ये पहली रात थी। क्या बात, क्या बात। तो इसमें कुल मिला के कितनी आपकी कविताएं हैं? इसमें 51 है। 51 है। और इससे पहले भी दो किताबें हैं, उसमें भी 51 है। 51 कुछ शगुन है ऐसा या क्या है? 51 मैं हूं अटल जी का फैन सच में, और कौन नहीं है? कौन नहीं है? एक राजनेता के रूप में अगर आप उनकी बातें करें, एक भाषण देने की कला अगर आपको सीखनी है, ओरेटर अगर आप समझें, एक बहुत अच्छा वक्ता, एक विद्वान किस्म का आदमी और साथ में कवि, ये कॉम्बो भारतीय राजनीति के इतिहास में देखने को नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हूं बहुत पसंद करता हूं उनको एकदम। ये बस मैं इसका कहीं झंडा लेके नहीं दौड़ता हूं कि मैं अटल जी का फैन हूं, पर मैं हूं अंदर से। उनकी किताब थी मेरी 51 कविताएं। तो वो पहली किताब थी जो मेरे पिताजी ने मुझे दी। वाह। तो 51 कविताएं वो ऐसे रह गई मन में। तो इससे पहले इन दोनों में भी 51 कविताएं हैं, इसमें भी 51 कविताएं हैं। तो इसकी राइटिंग की शुरुआत तभी हुई थी जब दूसरी वाली के लिए अवार्ड मिला? इतना सच बोलना होता है क्या इंटरव्यू में? अब तुम हमको तो पता ही है, नहीं। तो आप बोल दीजिए झूठ तो। नहीं, सुनिए हुआ ये मामला कि मुझे अचानक पता चला कि चाय सी मोहब्बत जो है वो बेस्ट सेलर हुई है लगातार, और उसके लिए एक नया पुरस्कार शुरू हो रहा है। उस कड़ी में पहला आपको मिल रहा है, पोइट्री कैटेगरी में मुझे, और प्रोज में पीयूष मिश्रा जी को। उनको तुम्हारी औकात क्या है के लिए
और मेरी जो औकात है इसके लिए। तो पुरस्कार मिल गया माननीय होम मिनिस्टर साहब के हाथों। अब मेरी तीसरी जो किताब है वो नॉवेल है, वो तैयार है। इश्क 12वीं पास नाम है, जो जानते हैं उनको मालूम है। तो अब पब्लिशर साहब ने कहा कि एक पोइट्री किताब भी आपने सोचा है क्या एक और? मैंने कहा पर इसके बाद। बोले तो कुछ तो लिखे होंगे। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत लिखा है। तो उनको मैंने भेजा, तो कुछ 30 कविताएं थी, तो बाकी जो 21 बची वो 16 दिन में लिखी गई हैं। बिटिया हमारी हुई, वो रात भर जाग रही थी, तो उसकी माता जी भी जाग रही थी। उन दोनों के जागने में मेरा कोई रोल नहीं है, पर अगर बच्चा रो रहा है और माँ जगी है तो बाप जगा हुआ कोने में दिखना चाहिए। क्या बात। वो कुछ करे ना करे, बस वो दिखना चाहिए। वो ऐसे नहीं कर सकता है। तो मैं जगा रहा, अब ये दोनों सो जाते थे, तो आपको अब मुझे नहीं, तो उस बीच में लिखी गई है। क्या बात है। तो ये किताब बेटी के नाम है, मतलब बेटी की वजह से ये किताब लिखी गई। ये किताब बेटी की वजह से है, और पहले पन्ने पे अरे वाह, उसी का नाम है, मीशा। मीशा मेरी बच्ची तुम्हारे लिए। क्या बात है। जब वो इतनी बड़ी हो जाएगी हाँ, कि इसको वो ये बात समझ में आए, पढ़ पाएगी, तो फिर वो ये देखेगी। बहुत खूबसूरत। तो और कोई इस किताब की कविता जो आप रैंडम कोई पन्ना निकालें, अब देखते हैं। और आप लोग भी। तितली। ओफो, माफी। माफी आप पढ़िए। छोटा भाई माफी मांग के बड़ा हो गया, टूटा घर उठ के खड़ा हो गया। वाह, ये तो मुझे लगता है मतलब बहुत ही 2 ही लाइन की कविता है। 2 ही लाइन की कविता है। और आज की तारीख में जो है हम कहते हैं कि मतलब एक छोटा सा सॉरी जो है बिल्कुल बड़ी सारी चीजों को सॉल्व कर देता है। उसमें थॉट ये है भाई कि माफी मांग के छोटा भी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और अगर वो माफी मांग रहा है तो वो छोटा नहीं है, वो छोटा नहीं, वो बड़ा है। बिल्कुल। तो छोटा भाई माफी मांग के बड़ा हो गया, टूटा घर उठ के खड़ा हो गया। अरे ये बड़ी इंटरेस्टिंग। ये तो आप पढ़ के सुनाइए। रील वाली लड़कियां। ओहो, गौर फरमाइएगा आप। ठीक है, बहुत बढ़िया कविता आ गई है। तो अरे बाई चांस ओफो, रील जनरेशन है तो तो मतलब। अब इसी पे वंशिका ने एक मेरा इंटरव्यू किया था, आपके चैनल की, आपके सहकर्मी हैं। तो उन्होंने हमसे कविता पढ़वाई थी, रील लड़कियां नाम से एक कविता उन्होंने हमसे पढ़वाई थी, और उन्होंने पोस्ट भी किया था। उसका ये पार्ट 2 है, और देख लो संयोग। रील वाली लड़कियां। रील वाली लड़कियां रील वाले लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो तभी तो रील वाली ऊंची एड़ी वाली पैंट पहनते हैं वो। हाँ एकदम। हाँ, कई हाँ, और टाइट। और एकदम गर्लफ्रेंड से 29 रुपए का रिचार्ज कराते हैं। डेट ट्रोलिंग रील वाले लड़के। रील वाले लड़के। पर ये रील वाली लड़कियां हैं, आप सुने। उतरना है उन्हें आंखों में कहीं गहरी झील में, वो नजर आती हैं एक कमरे के मकान में, उससे ज्यादा रील में। एक कमरे के मकान। मुंबई, दिल्ली, बहुत बड़े बड़े शहरों में ऐसा बहुत आम होता है, और हर इंडस्ट्री में बहुत आम होता है, खास करके सिनेमा की दुनिया में। उतरना है उन्हें आंखों में कहीं गहरी झील में, वो नजर आती हैं एक कमरे के मकान में, उससे ज्यादा रील में। सबका मॉर्निंग हो गुड, सबका वीकेंड हो ऑसम, सबसे पहले इनके मैसेज में आता है मानसून, सबसे पहले आता है बारिश का मौसम। उस तरफ नहीं है हरियाली ना ग्रास ग्रीन, अकेलेपन में कोई साथ नहीं है, साथ है केवल मोबाइल का स्क्रीन। क्या बात। किसी तकिए किसी टैडी का नाम रखा, जोड़ लिया उससे अपना इमोशन, आंखों में छुपा लिया सारा फ्रस्ट्रेशन। रात देर रात तक होती है इनके घर में, रात देर रात होती है इनके घर में, सुबह को सुबह नहीं देखा शहर में। घर की अलमारी का शीशा इन्हें पूरा देखता है, लोग आधा देखना पसंद करते हैं। आते जाते देखते हैं, जरूरत पड़ने पे आंख बंद करते हैं। ये लाइन सुनिएगा। आते जाते देखते हैं, जरूरत पड़ने पे आंख बंद करते हैं। ये भूख की मारी लड़कियां कितनी रातें मैगी में गुजारी लड़कियां, ये भूख की मारी लड़कियां कितनी रातें मैगी में गुजारी लड़कियां, मासूमियत का अबॉर्शन करा चुकी हैं कई बार ये कुंवारी लड़कियां। निवाला हैं ये जमाने के लिए, लोग घर बुलाते हैं खाने पे खाने के लिए। क्या बात है। मैगी वालों को अलग से रॉयल्टी देनी चाहिए आपको, है ना? हाँ बताओ। मैं असल में एक ढूंढ रहा था एक चीज। हाँ, मुझे जो मतलब जो कलाकार लिखने वाले हैं ना, हाँ, उनमें सबसे ज्यादा जो मैंने कविताएं सुनी, वो सुनी मैंने धर्म जी की। अच्छा, एक वो बड़ा सुनाइए ना। बोला करते थे, हाँ। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी अगर मेरे नाम को, बनता कैसे धर्म में आपका, पहुंचता कैसे इस मुकाम। वाह। ये आपको पता है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धर्म जी ने ये कविता शायद दर्शकों के लिए तो लिखी ही है, वो दिलीप साहब के लिए बोलते थे कि दिलीप साहब की शख्सियत में वो रोशनी थी
कि वहां से थोड़ी रोशनी लेके मैं चमक गया, ये उन्होंने बात बोली है। वो तो खैर दिलीप साहब के तो बहुत बहुत बड़े मुरीद रहे बहुत थे, बड़े। तो उनपे कुछ है मन में कुछ कहने के लिए, धर्म क्योंकि मेरे लिए ना, मतलब मैं आपको बताऊं, नॉर्मली मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से किसी और एक्टर से किसी के बारे में मैं नहीं कभी भी बात करूं। अब धर्म जी किसी तो नहीं है, नहीं धर्म जी जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके साथ एक कभी मिला नहीं मैं सनी पाजी बॉबी से बहुत मिलना रहता है और बहुत इंटरव्यूज भी होते हैं। उनके जब भी आप इंटरव्यू सुनोगे ना, इतना आप कहीं ना कहीं रो पड़ोगे। अब इतना जेन्युइन, इतना कनेक्ट होने इतना वाला। कनेक्ट होते हो आप, जबरदस्त। और वो ये बात मैंने सनी पाजी को इंटरव्यू में, बॉबी को इंटरव्यू बोली है, मैंने कहा भाई मेरा पता नहीं कुछ तो कनेक्शन है, मैं उनकी बातें सुनता हूं ना, मैं इमोशनल हो जाता हूं। बोले वो हैं ही ऐसे। तो कुछ अगर उनपे कुछ आपके शब्दों में कुछ हो जाए कि नकली हंसी बची है, अब असली उल्लास चला गया। नकली हंसी बची है। मैं एक आपका कनेक्शन सुनाता हूं। एक तो वनवास के ट्रेलर लॉन्च पे सनी सर आए थे और नाना साहब थे। तो सनी सर आए और अनिल जी थे। अनिल जी ने धर्म जी के साथ 5 फिल्में की हैं, हुकूमत से लेके अपने बहुत बहुत की, ऐलाने जंग से बिल्कुल, लेकर और अपने तक। यमला पगला दीवाना। हाँ, तो धर्म जी से बहुत क्लोज रहे हैं वो, और सनी सर के साथ भी किया है, बॉबी पाजी के साथ भी किया है। तो मंच पे जब सनी सर आए तो मैंने कहा अनिल सर के बारे में इससे पहले आप कुछ कहें, मैं कहना चाहता हूँ कि लोग फैमिली डॉक्टर रखते हैं, आपने फैमिली डायरेक्टर रखा है। तो सनी पाजी बहुत हंसे थे, और हमारे राइटर हैं सुनील जी, वो बता रहे थे कि धर्म जी को मिलने गए अनिल जी और सुनील जी, तो धर्म जी ने वो वीडियो देखा था, उन्होंने इसकी चर्चा की कि अरे वो लड़का बोल रहा था कि तू फैमिली डायरेक्टर है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा एक बोला, हाँ यस, अभी आपके सामने बोल रहा हूँ कि मेरा बोला एक पंच और मेरी कही एक बात धर्म जी ने रिपीट की। काश मैं वहां पे होता तो मुझे कैसा लगता, पर आई कैन इमेजिन कि कितना कमाल उन्होंने बोला होगा। ये सुनिए, एक मुझे लगता है जब सिनेमा इंडस्ट्री से कोई बड़ा सितारा चला जाता है, उन सबके लिए कविता है, और अभी धर्म जी के ही समर्पित उनको करते हुए सुनाता हूं कि नकली हंसी बची है, असली उल्लास चला गया। नकली हंसी बची है, असली उल्लास चला गया। पर्दे के इस पार था मैं, उस पार थे वो, पर लगता है कोई खास चला गया। नकली हंसी बची है, असली उल्लास चला गया। पर्दे के इस पार था मैं, उस पार थे वो, पर लगता है कोई खास चला गया। दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई पे जाना था उनको, इसलिए सितारा सितारों के पास चला गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। मुझे लगता कौन सी आपकी फेवरेट है धर्म जी की फिल्म? तो कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है? मतलब वो स्क्रीन पे उनको कहते हैं सबसे हैंडसम आदमी। बिल्कुल तो बिल्कुल, वाकई में मतलब मुझे लगता है वो रेंज भी उनकी बहुत जबरदस्त, कमाल। गुड्डी से लेकर और शोले, चुपके चुपके से लेके शालीमार, कमाल फिल्में उन्होंने जो हैं वो की हैं। मतलब मुझे लगता है मैंने इतनी फिल्में उनकी कितनी बार रिपीट पे देखी हूं। एक मैं आपको सीन सुनाता हूं, सुनिए। ऐसा मतलब कि ओफो, मतलब धर्म जी एक्शन हीरो, ही मैन वाली छवि, लेकिन धर्म जी का जो कोर था ना, वो इतना इमोशनल था। वो लाइफ इन अ मेट्रो में आया है। लाइफ इन अ मेट्रो पार्ट 1 में एक सीन आता है जहाँ पे नफीसा जी लेटी हुई हैं बेड पे, और वो डायरी पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते बोलते हैं कि सुना नहीं जा रहा है, इससे ज्यादा पढ़ा भी नहीं जा रहा है। 2 लाइन, और ऐसा फट के, कमाल कमाल आदमी। परिमल त्रिपाठी, चुपके चुपके। वो मतलब आप उनका कोई किरदार पकड़ लीजिए, मतलब वो आपको इवन जो सीता और गीता, वो उनका भले ही वो हेमा मालिनी की फिल्म थी, लेकिन उनका जो किरदार था वो निकल के आता। गुड्डी, आप सोचिए, गुड्डी फिल्म धर्म जी के स्टारडम पे बनी है। धर्म जी एज धर्म जी, हाँ धर्म जी एज धर्म जी, उसमें आता है धर्मेंद्र एज धर्मेंद्र। उसमें एक और सीन बड़ा अच्छा है जो हम सब के लिए, आप भी कैमरा पर्सन है यहाँ पे जो लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए बात है। उसमें कैसे जो लाइट्स लगती है ना सेट पे, वो लाइट ऐसे टूट के ऐसे बिखरी हुई है, और धर्म जी उसको देखते और बोलते हैं कि ये देखो, मतलब टाइम पे बात होती है कि टाइम कैसे बदलता है, कि इसने कितने चेहरे रोशन किए, आज ये खुद अंधेरे में। वाह, कमाल कमाल फिल्म, कमाल फिल्म। और कोई इस किताब में से ऐसा कुछ जो सिनेमा इंडस्ट्री पे सुनाऊंगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सुनिए, ये आई होप आप सबके लिए है, ये आप सबके लिए जो भी हैं, शूटिंग की जगह पे जो काम करते हैं, उन सब के लिए है ये।
वो चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे सिनेमा हो। ये इस पोइट्री से पहले मैं अक्सर बोलता हूँ कि हालांकि किसी भी न्यूज़ चैनल पे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये अपने भीतर के एक्टर को आराम दिला के सिर्फ राइटर ने लिखी है कविता। सुनिए। हम लपेट लेते हैं फेम की चादर, हम ओढ़ लेते हैं स्टारडम की छतरी, हम पहन लेते हैं चश्मा चकाचौंध का। हम लपेट लेते हैं फेम की चादर, ओढ़ लेते हैं स्टारडम की छतरी, हम पहन लेते हैं चश्मा चकाचौंध का। लोग देते हैं हमें इज्जत, जितनी देनी है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा। और हम बेशरम बन के मान लेते हैं खुदा अपने आप को। हम मान लेते हैं कि हम हैं राजा और रानी, बाकी सब काम करते हैं राजा रानी के लिए। लोग भागते हैं हमारे आगे पीछे, मुस्कान पहन के, घबराहट छुपा के, मजबूरी दबा के। जाने हम कब समझेंगे वो हमसे दूर नहीं, वो किसी स्टार के लिए मजबूर नहीं। वो नहीं, वो वजह है हमारे बनने की। हम और वो मिलके बनाते हैं कुछ ऐसा, जिससे मिलता है उन्हें सुकून, हमें बस पैसा। क्या बात। हम और वो मिलके बनाते हैं कुछ ऐसा, जिससे मिलता है उन्हें सुकून और हमें बस पैसा। वो मजबूत हाथ पांव हैं हमारे, जो करते हैं काम हमारे बदले। हम केवल मुंह हैं जो दिखता है दांत निपोरे, और बांध दिया जाता है जीत का सेहरा जिसके सर पे। हम नकली लोग हैं जो खुद को एक्टर समझते हैं, असल में एक्टिंग वो कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे हैं। क्या बात। जो पीछे हैं पर्दे के, जो पीछे हैं मेहनत के, जिनको जाने क्या हुआ है। पागल लोग हैं जो सेट पे हमसे पहले पहुंच जाते हैं, जिनको जाने क्या हुआ है। पागल लोग हैं, सेट पे हमसे पहले पहुंच जाते हैं और अपने घर जाते हैं सबके घर पहुंच जाने के बाद, या सबके घर बन जाने के बाद। उनको अपना मुंह फेमस नहीं करना है, हम ही हैं स्वार्थी। हम भूल जाते हैं उस कैमरामैन को जो खुद के अलावा बाकी सब दिखाता है। हम भूल जाते हैं उस कैमरामैन को जो खुद के अलावा बाकी सब दिखाता है, उस मेकअप वाले को जो चेहरे के पिंपल और आंखों की झाई छुपाता है, रात के लब बाइट पे मोटी बेस की परत चढ़ाता है। वो सांवली से हेयर दीदी जो नकली मुंह पे भी नजर का टीका लगाती हैं। हम नजर उठा के देख नहीं पाते लाइटमैन को जो टंगा है गर्म लाइट के साथ तराफे पे। वो भूल चुका है अपने भीतर की तपिश जो लेके आया था इस माया नगरी में। वो भूल चुका है अपना 10 बाई 10, वो भूल चुका है उसके 10 बाई 10 के कमरे का बाथरूम का बल्ब खराब है जिसको लगवाने की फुर्सत नहीं है। उसे अंधेरे में रहना है क्योंकि उजाले में तो स्टार रहते हैं। हम भूल जाते हैं नाम कई प्यारे ईमानदार लड़कों का जिनको 20 की उम्र में अरे दादा और जाने क्या क्या नाम से बुलाते हैं। हम कितना कुछ भूल जाते हैं ना। हाँ, हमें याद भी रहता है, हमें अच्छी तरह से याद है अपनी को एक्ट्रेस का नाम, उसका पता, उसके पेट के नाम, उसके पेट के पट्टे का रंग, उसके साथ गोवा जाने का प्लान, उसके साथ नाइट आउट का इरादा, अपने काम पर कम उसके काम पर ज़्यादा नज़र रखना। और हमें देखो, हम भी महान बनने की होड़ में लिख देते हैं ऐसी हल्की कविता कहानी स्टेटस, जैसा इस वक्त मैं खुद कर रहा हूँ। मैं अपने मेकअप रूम में बैठ के थकने की एक्टिंग कर रहा हूँ, और जब एक्टिंग करके थक जाऊंगा तो मैं ज़ोर से आवाज़ लगाऊंगा, पानी पिलाना, जिसकी ज़रूरत उन्हें हमसे ज़्यादा है। क्या बात, ये तो बड़ा शानदार है। मतलब तो आपको, मुझे लगता है आप जहाँ शूटिंग पे जाएं, ये मैं वो उनको ज़रूर सुना। बिल्कुल सुना है, और ये सच में बहुत जेन्युइन, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये मैंने फील किया जो इतने साल। ये है घनघोर इश्क। बिल्कुल, ये है घनघोर इश्क। ये है कि सिनेमा इंडस्ट्री से भी घनघोर इश्क है, और हम नहीं बात करेंगे कौन करेगा। यही है ना की बात तो और नहीं क्या? करता है, और क्या? बहुत कम और बात क्या? होती है। और क्या? अच्छा, ये बताइए कि लिखने की शुरुआत हुई कैसे थी? वही सबका वही होता है कि तुम छोड़ के चली गई। किस उम्र में? आयरनी ऑफ लाइफ देखिए क्या है कि मेरा दिल टूटा, मैंने कविताएं लिखी, वो सुना के लौंडे प्यार कर रहे हैं। क्या बात। क्योंकि उनको क्या पता, उनको लगता है कि दर्द वाली बात है तो ये सुनाऊंगा तो इम्प्रेस होगी। मेरा लिखने का शुरू हुआ, मेरी साइकिल खो गई थी एक, मेरे पिताजी ने डांट लगाई कि किस उम्र में? बहुत पहले, 12 साल। 12 साल भी नहीं, 7वीं क्लास में 12 साल में होता है आदमी। हाँ, लगभग हाँ। तो 6th 7th की बात है, साइकिल खो गई थी, और मेरे पिताजी बहुत सुनाए कि तुमको कदर नहीं है, ये हो। तो ऐसा करके न जाने क्यों रोया, ये खोया रोया, ऐसे करके कुछ राइमिंग थी। पर उससे ये बात समझ में अब आती है कि मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने लिख दिया। तो जो मैं बोल नहीं पाता हूँ या जो मैं बोलना चाहता हूँ इस माध्यम से, एक्टिंग में वो करता हूँ अमित भाई जो मुझे स्क्रिप्ट में लिख के दिया जाता है, किताब में वो लिखता हूँ जो मेरा मन कहता है। बिल्कुल, वो तो है ही। हाँ, तो ऐसे लिखने की शुरुआत हुई। फिर दिल्ली आए, कहीं दिल लगा, कहीं प्यार हुआ, कहीं दिल टूटा, तो उस जर्नी की कुछ कविताएं बन गई। सबसे ज़्यादा किताब बनी सुपर डांसर के दौरान। शिल्पा जी पे बहुत सारी शायरियाँ सुनानी होती थी ना, तो उस दौरान मैं लिखता भी था।
तो उसमें जो अच्छी बन जाती थी वो कटवा देते थे कि अरे यार ये तो बढ़िया है, ये थोड़ी सुनाओगे। ये क्यों? होता है ना कि टीवी है, एवरेज कुछ काम करो, औसत कुछ काम करो, ये तो बहुत भारी चीज है, ऐसा बिल्कुल है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो क्रिएटिव किस्म के लोग हैं बोलते हैं कि नहीं यार ये गहरी बात है, ये पता नहीं टीवी के लोगों को कैसा लगेगा। ऑडियंस हमसे बहुत ज्यादा तेज है। बेसिकली वो ऑडियंस को डम समझते थे, हाँ, जबकि ऑडियंस जो ऑडियंस सबसे समझदार होती है। ऑब्वियस बात है, वो हैं जिनको गांव के नाम पे गुड़गांव और गोरेगांव पता है। बिल्कुल, वो बताते हैं एसी में बैठ के कि गाइस व्हाट आई एम सेइंग कि कैसा होना चाहिए, पीपल का पेड़ हरा रखें पीला रखें। ये मैंने ये सुना हुआ है इसलिए बोल रहा हूं, इसमें कोई जोक नहीं डाला है। ये है मतलब, पर ठीक है कोई नहीं। अब सिस्टम में रहना होगा, उनकी बात सुननी होगी, फिर आप अपनी बात कह पाएंगे। तो मैंने पहले वही चूरन छाप लाइनें सुनाई, उसके बाद फिर एक मजदूर पे हमने कविता कह दी, एक गांव शहर पे कह दी, फादर वाली पोइट्री आ गई। तो लोगों को लगा कि नहीं ठीक है। तो अब मैं फ्री छोड़ दिया गया हूँ कि आपका जो दिल करे आप बोलिए। मैं ठीक है। पहली किताब कब छपी? पहली किताब छपी 2019 में। 19 में। और इसका कवर जो है अनुराग बासु जी ने डिजाइन किया है, तब मैं लूडो शूट कर रहा था। क्या बात है। इसका कवर जो है ये अनुराग दादा ने डिजाइन किया लूडो के शूट। इसके पीछे क्या कहानी रही पारितोष भाई? मन पतंग दिलडोर। किसी के साथ प्रेम में थे, उन्होंने कहीं शादी कर ली, ठीक है, तो हमने एक रात में 40 कविताएं लिखी। उसकी रॉयल्टी अब तक आ रही है। हाँ, अब उसी पैसे से मैं चाहता हूं उसके बच्चों को गिफ्ट दूं। वैसे राइटर को रॉयल्टी इतनी आती है कि डाइपर वाइपर ही दे पाएंगे। हाँ, पर हिंद युग में कि कुछ गोल्ड की रिंग दे देंगे। हाँ, पर सबसे बड़ी रॉयल्टी वही है कि कोई आदमी मिलता है ऐसा रैंडम और वो बोलता है कि वो बाप वाली कविता बहुत दिल को छूती है, आज भी स्टेटस पे लगाता हूँ, हो जाए कोई दोनों सुनाता हूँ। बिल्कुल। एक तो ओम जी की थी जो बहुत बड़ी, और एक दूसरी जो पंकज जी ने पढ़ी। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। और दूसरी कविता जो मेरी लिखी हुई है, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। अब तो मैं रिलेट कर रहा हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है, माँ रखती है कोख में 9 महीने, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप घर में जब सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं, जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। क्या बात, बहुत गहरी। मेरे फादर हैं नहीं, 2017 में पापा एक्सपायर हुए। तो मैं वही बोलता हूँ कि पहले मैं पापा के साथ रहता था, पहले पापा मेरे साथ रहते थे, अब पापा मेरे भीतर रहते हैं। बिल्कुल, वो तो खैर हमेशा। अब जाते जाते कुछ और घनघोर इश्क से ही, घनघोर इश्क और सुनाता हूँ। एक आपकी, आप अपनी मर्जी की सुनाइएगा, फिर एक मैं अच्छा ढूंढूंगा। अच्छा ठीक है। किस तरह का सुनाए आपको? ये सुनिए, ये भी एक अलग सी बात है। इसका नाम है रियायत। रियायत मतलब छूट देना, है ना? सुनिए, गर्लफ्रेंड है आपकी? मैरिड है? ये सुनिए। 3-4 है ना, अभी बोल देगा तो सॉरी, क्या ही पूछ दिया मैंने। हाँ, अगल बगल में और चैनल भी है ना। हाँ, सबसे कोलैबोरेशन यहीं से शुरू हुआ ना, यहीं से। कई बार दिल ना हो गया, वाईफाई हो गया, जो पासवर्ड पा रहा है वो। कई बार कैमरे की बैटरी खत्म होती है, बगल से ले आता। ओह, और खुद की भी। पर देखिएगा आप पे कैमरा ना चल जाए किसी दिन। ब्रोकिंग न्यूज ना। सुनिए, इसका नाम है रियायत। कितनी रियायत दूं इश्क में, तू नाराज हो तो कह दूं कम बोलती है। कितनी रियायत दूं इश्क में, तू नाराज हो तो कह दूं कम बोलती है। सच में बुरा हूं मैं, तू कितना झेलती है। कितनी रियायत दूं इश्क में, दूरियां नजर आती हैं जमाने को, तू तो खला चाहती है। तू चिल्ला पड़े तो मान लो मेरा भला चाहती है। कितनी रियायत दूं तुझे इश्क में, जमाने को तू सुने बेशरम, बस मैं ही चुप्पी साध लूं।
जमाने को सुने तू बेरहम, बस मैं ही चुप्पी साध लूं, छूना मेरा गवारा नहीं तुझे, मैं प्यार के हाथ बांध लूं, कितनी रियायत दूं इश्क में, तू ताउम्र मुझ पे हक जता सके, मेरे सिवा कोई पसंद आए तो मुझे बता सके, इतनी रियायत दूं इश्क में। क्या बात है, शानदार शानदार। लाइए अब ठीक एक है, कुछ ये डाला स्टेटस भाई मैं ढूंढता हूँ। एक बिछड़न नाम से कविता है अपने पास, टाइम तो मैं फटाक से सुनाया अरे था। बिल्कुल टाइम है, आप सुनाइए। पहले आप ढूंढिए, क्या पता वही मिल जाए। नॉन फिल्मी, रुकिए, बिछड़न। वैसे ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, वो सुनेंगे आप, सोशल मीडिया का अंधा युग। अरे सुनाइए ना, चबी लड़कियां सुनाइए सबसे। चबी लड़कियां, मैं तो मतलब देख के मैं तो अभी पढ़ डालूंगा किताब को। हाँ हाँ, ये और मुझे तो मिलने वही वाली है है ना सिग्नेचर कॉपी। यही ऑन रिकॉर्ड। चबी लड़कियां, फैशन में दबी लड़कियां, क्यूट होती हैं चबी लड़कियां। जहां पे कोई नहीं लिखेगा मैं उस पे लिखूंगा, मैं बता रहा हूं। फैशन में दबी लड़कियां नहीं होता है कि वो लिमिटेड फैशन होता है ना, फैशन में दबी लड़कियां क्यूट होती हैं चबी लड़कियां, कमतर आंकता हर मर्द होता है, लाइफ में एक्स और एक्सेल का दर्द होता है। कमतर आंकता हर मर्द होता है, लाइफ में एक्स और एक्सेल का दर्द होता है, बातों में गर्मी होती है, बदन में नरमी होती है, सुकून का सिरहाना होती हैं चबी लड़कियां। इस बात पे खुद से क्या लड़ना, अजीब बदन का तो काम है बढ़ना। इस बात पे खुद से क्या लड़ना, अजीब बदन का तो काम है बढ़ना, मायूसी में भी शाद होती हैं, टुकड़ा नहीं पूरा चांद होती हैं। टुकड़ा नहीं, पॉजिटिविटी देखे, पूरा चांद होती है, नेचर से लवी डबी लड़कियां, क्यूट होती हैं चबी लड़कियां। बहुत बढ़िया। मुझे वो गुलजार साहब की लाइन याद आ गई, जो वो कहते हैं ना कि ये बढ़ा हुआ वजन तुम पे जचता है। मतलब वो उन्होंने क्या खूबसूरत लाइनों से मतलब वो तारीफ की है कि मतलब आप जो आजकल के जो शब्द हैं वो बॉडी शेमिंग और वो सब मतलब खत्म। चांदनी उभर आई है तुम्हारे बालों में, है ना, बुढ़ापे पे उन्होंने बड़ा अच्छा हाँ, मतलब मेरे को अब एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा, उतना ही एक दो लाइन याद है, लेकिन कमाल लाइनें हैं। एक अब आप कुछ और सुना रहे थे। आपको सुना उस तरह का, भागम भाग है जीवन। ये सुनिए, गुलजार साहब से सब प्रभावित हैं, तो शायद ये पंक्तियां भी उनसे हैं। कल दाढ़ी में एक सफेद बाल देख के परेशान हुआ था मन, कल दाढ़ी में एक सफेद बाल देख के परेशान हुआ था मन, तभी माँ ने बचपन का नाम पुकारा, अब सब ठीक हो गया। वाह, क्या बात है। लिखता है लड़का, ऐसा नहीं है। अरे शानदार। कट करेंगे क्या? अच्छा, ये सुनिए, एक लाइन सुनिए। मोहब्बत हमारी कैसी थी, मोहब्बत हमारी कैसी थी, बिहारी के लिए यूपीएससी थी। अरे गजब गजब गजब। एक और इस तरह का सुनाता हूँ, ये सुनिए, ये सुनो, भेजना आपने उसको, सॉरी सेंड टू ऑल करना। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, ब्रॉडकास्ट। कैसी है वो सपने जैसी, उसकी बातें अपने जैसी, उसका दिल बोलता है, उसकी आंख सुनती है, टूटे ख्वाब पे हंस देती है, फिर से ख्वाब बुनती है, उसके होठ नदी के दो किनारे, उसकी आंखें पंख पसारे, उसका आना वसंत का मौसम, उसका जाना बेमौसम। हंसती थी बच्चों की तरह, रोती थी बच्चों की तरह, जागती थी बच्चों की तरह, सोती भी बच्चों की तरह, दूर हुई थी बच्चों से, लौट आई है बच्चों की तरह। क्या बात है, क्या बात। ये क्या सुनाने का मन था आपको? अरे ये सुनो यार, सुनो आपका बस ये लास्ट है। लास्ट ये सुनाओ कि बिछड़न सुनाओ? बिछड़न सुनाता हूं। आपका जो सबसे बेस्ट। बिछड़न मुझे याद हो गई है, इसलिए सुनाता हूं। कोई बिछड़ा तुमसे, कोई बिछड़ा हमसे, कोई बिछड़ा तुमसे, कोई बिछड़ा हमसे, तुम्हें गम बिछड़ने का, हम बिछड़े गम से। प्यार का पहला डर है बिछड़ना, प्यार का अंतिम सच है बिछड़ना। प्यार का पहला डर है बिछड़ना, प्यार का अंतिम सच है बिछड़ना। प्यार में पड़ने से और प्यार में पड़े रहने से ऊब गए थे दोनों, कुछ नया नहीं था तो बिछड़ना हुआ। हम प्यार से बिछड़े या प्यार बिछड़ा हमसे याद नहीं, इतना याद है मिली तो पलट के रोई, बिछड़ी तो लिपट के रोई। क्या बात है। तो ये है घनघोरिश, आपको हम चलते इंटरव्यू करते हैं। तो मेरे पास आ गई है, दो चार बची हैं, शायद ज्यादातर तो हमने बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इनको मैं जानता हूँ, इनको मैं जानता हूँ, एक हाथ बच जाएगी। तो बाकी भी क्या नाम है, मैं सुनाता रहूंगा आपको जी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग और मुझे दिखी है, लेकिन वो ये तीनों आपके लिए है, कुछ सुनाऊंगा। ये तीनों बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों पढ़ दी जाएंगी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच पारितोष भाई। थैंक यू इसी तरह से घनघोर इश्क आप करते रहें,
राइटिंग से और इसी तरह घनघोर इश्क लोग आपसे करते रहेंगे, हम आपसे करते रहें। थैंक यू भाई। बार बार यही मौका दें कि जब मिलें बिल्कुल। तारीफ ही करें। आय हाय, नहीं जब भी कम से कम आप ये ना कहें कि ये वही आदमी है जो बैंड बजाता है। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। नहीं और हमेशा से आप और मीडिया से जो मित्र हैं हमारे, घनघोर ही सपोर्ट मिला है सच में। और फिर आप ना हमें फंसा देते हैं ये बोल के कि अब आपसे उम्मीद है, अब आप करो, तो और मेहनत करनी पड़ती है। तो यही रिश्ता होना चाहिए। बिल्कुल यही रिश्ता होना चाहिए कि आप हमें पर्सनल बोलते हैं कि और कुछ करते हैं। इंतजार रहेगा जो आने वाली 2 फिल्में हैं। एक नाम आपने बहुत दिलचस्प बताया। हाँ, एक फिल्म है, उसका नाम है ग्राम पंचायत अमेरिका, जिसमें एक्टरों की पूरी पलटन है। बुल्लू कुमार है उसमें, पंकज झा जी हैं, प्रशांत नारायण जी हैं, हम दोनों भाई बने हैं, नेहा सरगम है। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ग्राम पंचायत अमेरिका, वो आएगी। और उसके बाद एक फिल्म आएगी के मेनन के साथ। तो ये 2 फिल्में हैं। इंतजार रहेगा उस पे अलग से दिलचस्प बिल्कुल तरीके से बात घनघोर होगी। आज घनघोर बातचीत पे ही होनी थी। थैंक यू सो मच गाइस। और इसका अलग से मैं फीडबैक देता हूँ। यस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, जिंदाबाद।